गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 9वीं की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम गणित भाग 1 का प्रकरण आर्थिक नियोजन पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकरण में हम किन किन घटकों का अध्ययन करेंगे वो जानते हैं। आओ सीखें। क्या क्या सीखेंगे? आर्थिक नियोजन का परिचय, आर्थिक नियोजन की क्या आवश्यकता है ये हम सीखेंगे, और क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। उसके बाद बचत और निवेश, कर संरचना के विषय में जानेंगे और आयकर गणन करना भी सीखेंगे। इस प्रकरण में कुछ मुद्दे हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आओ चर्चा करें। बचत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है, और अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ पैसा बचाने की कोशिश करता है। इसी को हम बचत करना कहते हैं। निवेश, हमारी बचत सुरक्षित रहे और उसमें वृद्धि हो, इसके लिए हम जमा करते हैं। कई बार हम जमीन खरीदते हैं, मकान या अचल ऐसी स्थिर पूंजी खरीदते हैं। इसी को हम निवेश करना भी कहते हैं। आर्थिक नियोजन, हर एक निवेशक आवश्यकता अनुसार रकम खर्च करता है और शेष रकम की बचत करता है, और जो बची हुई रकम है उसे बहुत ही सोच समझकर उसका निवेश करता है। इसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर, अगर कोई इमरजेंसी होती है, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, अचानक कोई बड़ा खर्चा आता है, पैसे की जब आवश्यकता होती है, तो यदि व्यक्ति ने बचत किया है तो उसे पैसे वहां से प्राप्त कर सकता है। हम संपत्ति वृद्धि, सुरक्षितता आर्थिक नियोजन के प्रमुख प्रयोजन है। यानी आपकी जो आय है उसमें वृद्धि हो, सुरक्षित, और जो आपके पैसे हैं वो सुरक्षित रहे, ये प्रमुख उद्देश्य है। और भी कुछ घटनाएं हैं जो अपेक्षित या अनपेक्षित घटनाएं हैं जिसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता हो सकती है। तो वो है अनपेक्षित और अपेक्षित घटनाओं में एक एक करके जानेंगे। बच्चों की शिक्षा और उससे संबंधित अन्य खर्च। दूसरा है व्यवसाय, यदि कोई व्यवसाय करना है, धंधा बिजनेस करना है, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। वाहन खरीदने के लिए, मकान बनाना अथवा खरीदना, और वृद्धावस्था की आवश्यकताएं। तो ये कुछ अपेक्षित घटनाएं हैं जिसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है और जिसके लिए हमें बचत करना चाहिए। प्राकृतिक विपदा, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, दुर्घटना से हुई हानि या आकस्मिक मृत्यु, ये कुछ अनपेक्षित घटनाएं हैं जो अचानक घटती हैं, जिसके लिए हमारे पास बचत होना आवश्यक होता है। बचत सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हम बैंक में या डाकघर में बचत करते हैं, तो हमारे पास बचत नगद राशि में रूप में अगर होगी, और अगर हमने उसका निवेश नहीं किया है तो वो उतनी ही रह जाएगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। वस्तु खरीदने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसके लिए उसे हमें निवेश करना आवश्यक होता है। तो कुछ निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम बैंक, डाकघर में मासिक आय खाता खोल सकते हैं, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि, डाकघर में जीवन बीमा कर सकते हैं, आवर्ती जमा योजना, ज्येष्ठ नागरिक जमा योजना, और कुछ निजी क्षेत्रों में भी हम निवेश कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों में भी हम पिग्मी खाता, बचत खाता, बीमा, शेयर, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और म्यूचुअल फंड, ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं। बैंकों में हम सावधि जमा खाता खोल सकते हैं, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, या राष्ट्रीयकृत बैंक में हम जमा कर सकते हैं। निवेश के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है इत्यादि। ये इसमें थोड़ा खतरा होता है। इसके पहले हमने निवेश कहाँ कहाँ कर सकते ये सीखा है। आगे प्रश्न संग्रह 6.1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर,
अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि खर्च करती है, प्रति माह 120 रुपयों की बचत करती है, तो उसे भेजी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अलका नाम की कोई लड़की है, उसे कुछ पैसे भेजे जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति माह 120 रुपए की वो बचत भी करती है और 90% का खर्च करती है, तो उस लड़की को कुल कितने पैसे भेजे जाते हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। माना कि अलका को प्रति माह भेजी जाने वाली राशि x रुपए है, प्रति माह बचत 120 रुपए है, प्रति माह खर्च बराबर है x का 90%, यानी x गुणे 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हमें प्राप्त होता है 9x/10 रुपए। तो अलका प्रति माह 9x/10 रुपए खर्च करती है। अलका की जो बचत है वो बराबर होगी अलका को प्रति माह भेजी जाने वाली राशि माइनस प्रति माह खर्च। प्रति माह भेजी जाने वाली राशि ऊपर x दी हुई है तो ये मान रखेंगे, इसलिए 120 बराबर होगा x माइनस 9x/10। फिर एक गुणा कर लेंगे तो हमें बराबर प्राप्त होता है 10x माइनस 9x/10। 10x में से 9x घटाएंगे तो प्राप्त होता है x/10। अब x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 10, तो इसलिए x बराबर है 1200 रुपए, यानी अलका को प्रति माह भेजी जाने वाली राशि 1200 रुपए है। ये हमारा उत्तर है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है आपकी स्क्रीन पर। सुमित ने 50,000 रुपए पूंजी लगाकर खाद्य व्यंजनों का व्यवसाय शुरू किया। उसमें से उसे पहले साल 20% हानि हुई। शेष पूंजी में से दूसरे साल उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू किया, उसमें उसे 5% लाभ हुआ। तो मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? सुमित ने कुल 50,000 रुपए का निवेश किया और उसने खाद्य व्यंजन का व्यवसाय शुरू किया। पहले साल में उससे हानि हुई, फिर जो बची हुई रकम थी, हानि के बाद जो बची हुई रकम थी, उससे उसने दूसरा व्यवसाय शुरू किया मिठाई का। अब इस व्यवसाय में उसे 5% लाभ हुआ। तो हमें सबसे पहले हानि के बाद यानी 50,000 की पूंजी पर 20% हानि के बाद कितनी रकम यानी शेष पूंजी कितनी है ये ज्ञात करना होगा। उसके बाद शेष पूंजी पर उसे 5% का लाभ हुआ, तो कितने रुपए लाभ हुआ ये ज्ञात करना होगा। तो हम मूल पूंजी पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हल शुरू करते हैं। मूल पूंजी बराबर है 50,000 रुपए। अब हानि बराबर है 50,000 का 20%। 50,000 गुणे 20/100। इसे सरल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हम प्राप्त करते हैं 10,000 रुपए। यहां पर शेष पूंजी प्राप्त होती है 50,000 गुणे 20/100। ये आपको नोटबुक पर हल करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का गुणा 5 में कीजिए, 2 पंचे 10 और हमें प्राप्त होता है 10,000। ये हानि हुई, यानी 50,000 मूल पूंजी उसने व्यवसाय में लगाया था, उसे 10,000 की हानि हुई। अब शेष पूंजी मिलती है 50,000 ऋण 10,000, तो घटा लेंगे, कितना प्राप्त होता है 40,000 रुपए।
ये शेष पूंजी है। अब इस 40,000 रुपए पर सुमित ने दूसरा व्यवसाय शुरू किया मिठाई का, तो शेष पूंजी पर उसे 5% का लाभ हुआ। इसलिए लाभ बराबर होगा 40। अब मूल पूंजी यहाँ पर दूसरे व्यवसाय के लिए जो मूल पूंजी है वो 40,000 रुपए हो जाएगी, तो 40,000 का 5% लाभ होगा। तो बराबर प्राप्त करते हैं 40,000 गुणे 5/100। सरल करेंगे तो ये हमें मिलेगा लाभ बराबर 2,000 रुपए। तो सुमित को 2,000 का लाभ हुआ। अब आप गणना कीजिए कि उसे लाभ हुआ या हानि। स्पष्ट देख सकते हैं, सुमित ने पहले 50,000 के व्यवसाय पर 10,000 की हानि हुई और फिर बचे हुए 40,000 रुपए पर 2,000 का लाभ हुआ। अर्थात अभी भी 10,000 माइनस 2,000 अगर करते हैं तो उसे 8,000 रुपए का नुकसान हुआ। लाभ के बाद शेष पूंजी 40,000 प्लस 2,000, टोटल हो गया 42,000 रुपए। तो आगे सुमित को मूल पूंजी पर हुई कुल हानि बराबर 50,000 माइनस 42,000 रुपए, घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होते हैं 8,000 रुपए। तो सुमित को इस पूरे व्यवसाय में उसे मूल पूंजी पर हानि हुई है और वो भी 8,000 रुपए की। अब कितने प्रतिशत है ये गणना करेंगे, तो प्रतिशत हानि बराबर होगा 8,000 बटे 50,000 गुणे 100। गणना करेंगे तो ये हमें 16% प्राप्त होता है। अर्थात उत्तर है सुमित को मूल पूंजी पर 16% की हानि हुई। यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निखिल ने अपने मासिक आय में से 5% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए, प्रतिशत हिस्सा शेयर्स में निवेश किया, 3% हिस्सा बैंक में जमा किया और 40% हिस्सा दैनिक खर्चा हेतु इस्तेमाल किया। निवेश और व्यय घटाने पर उसके पास 19,000 रुपए शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। निखिल नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। मासिक आय में से क्या क्या खर्च किया और कितना बचाया है ये हमें दिया गया है। निखिल ने बच्चों की शिक्षा पर 5%, शेयर्स में 14%, बैंक में 3% और दैनिक खर्चा हेतु 40% कितने रुपयों का इस्तेमाल किया है और 19,000 रुपए बचा भी लिए। तो मासिक आय को x मानते हैं। माना कि निखिल की मासिक आय x रुपए है। अब उसने कितने रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया ये ज्ञात करेंगे। तो बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया खर्च बराबर है मासिक आय का 5%। तो मासिक आय x है तो x का 5%, तो ये हो गया x गुणे 5/100। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का x में गुणा हो जाएगा तो 5x/100, अर्थात 5x/100 रुपए बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया गया है। अब 14% हिस्सा शेयर्स में निवेश किया गया। शेयर्स में निवेश की गई राशि बराबर है मासिक आय का 14%। तो इसी प्रकार हमें प्राप्त होगा रुपयों में बराबर 14x/100। बैंक में 3% जमा किया है तो बैंक में जमा की गई राशि बराबर होगी मासिक आय का 3%। तो ये हो जाएगा 3x/100। तो ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सवाल कई पेजेस में है।
इसी प्रकार से हम दैनिक हिस्सा कितना खर्च हुआ वो ज्ञात करेंगे और फिर व्यय को घटा देंगे। फिर जो बची हुई रकम होगी वो मासिक आय उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। दैनिक खर्चा करने हेतु इस्तेमाल की गई राशि बराबर है मासिक आय का 40%। तो ये हो जाएगा x का 40%, अर्थात 40x बटे 100। तो बचत दिया हुआ है 19,000 रुपए। मासिक आय बराबर व्यय प्लस बचत, यानी जितना रुपए खर्च किया, कुल किया गया खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़ेंगे तो मासिक आय हमें प्राप्त होगी। तो मासिक आय बराबर है 5x, बच्चों की शिक्षा के लिए 5x बटे 100 रुपए खर्च हुआ, और 14x बटे 100 ये शेयर्स में निवेश किया, 3x बटे 100 ये बैंक में जमा किया, और दैनिक खर्चे के लिए 40x बटे 100 रुपए इस्तेमाल किया। तो पूरा जोड़कर प्लस इसमें बचत कर देंगे। तो बचत की रकम हमें प्राप्त है, ज्ञात है 19,000 रुपए, वो भी जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, मासिक आय हमने x माना था तो उसके स्थान पर x मान रखेंगे। x बराबर है 62x बटे 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 40, टोटल हो गया 62x बटे 100, प्लस बचत का मान रखा 19,000 रुपए। अब सरल करेंगे, पक्षांतर कर लिया तो x माइनस 62x बटे 100 बराबर 19,000 रुपए। तिर्यक गुणा करेंगे, 100x माइनस 62x बटे 100 बराबर 19,000। तो 100 में से 62 घटाएंगे तो हमें 38 प्राप्त होता है। तो इसलिए समीकरण मिलता है 38x बटे 100 बराबर 19,000 रुपए। ये दूसरा पेज है इस प्रश्न का, ये भी कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें लास्ट समीकरण मिला था 38x बटे 100 बराबर 19,000 रुपए। तो ये हो जाएगा x बराबर 19,000 गुणे 100 बटे 38। सरल करेंगे तो निखिल की मासिक आय जो है वो हमें प्राप्त होती है 5,000 रुपए, अर्थात x का मान है 50,000 रुपए। तो निखिल की मासिक आय 50,000 रुपए है। यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 सालों के लिए बैंक में निवेश किए। श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 2 सालों के लिए निवेश किए। 2 सालों बाद श्री फर्नांडिस को 1,92,000 रुपए प्राप्त हुए। तो सैयद भाई तथा श्री फर्नांडिस इनमें से किसका निवेश अधिक लाभदायी होगा? तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की कुल आय में से निवेश बताया गया है। सैयद भाई ने 40,000 रुपए निवेश किया और श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए निवेश किया, और वो 2 सालों की अवधि के लिए। 2 साल के पश्चात श्री फर्नांडिस को 1,92,000 रुपए प्राप्त हुए। तो यदि हमें दोनों का निवेश की तुलना करनी है, अर्थात हमें ये जानना है कि दोनों में से किसका निवेश अधिक लाभदायी होगा, तो दोनों को 2 सालों बाद कितनी रकम प्राप्त हुई इसकी गणना हमें करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सैयद भाई की बैंक में निवेश की राशि बराबर है 40,000 रुपए। अब
चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 8%। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सालों के लिए ये रकम निवेश किया था। समय n बराबर है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज होता है सूत्र, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो इसका सूत्र है P यानी मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R अर्थात दर बटे 100 घाते n यानी समय माइनस P मूलधन। तो ये हो गया मान। अब P R N जो भी मान हमें दिया हुआ है वो सारे मान रख देंगे। तो हमें प्राप्त होता है P का मान है 40,000 रुपए यानी मूलधन जो उन्होंने निवेश किया 40,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 घाते 2 माइनस 40,000। अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 100 प्लस 8 108/100 अर्थात हमें मिलता है 40,000 गुणे 108/100 घाते 2 ऋण 40,000। तो घाते 2 है तो इसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, आप जानते ही हैं वर्ग किसी संख्या का वर्ग होता है तो हम उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया 40,000 गुणे 108 गुणे 108/100 गुणे 108/100 ऋण 40,000। अब सरल करेंगे बच्चों, नोटबुक और पेन निकालिए और सरल कीजिए, देखिए कितना आता है। पहला पद कितना आता है, ये पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके आगे हम अगले पेज पर करेंगे। अगले पेज पर हमें प्राप्त होता है I बराबर 40,000। लास्ट जो समीकरण है हमने वही समीकरण लिखा, 40,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 माइनस 40,000। अब सरल करेंगे तो 4 गुणे 108 गुणे 108 ऋण 40,000। अब ये 4 कहां से आया, 4 0 0 से कट गए तो यहाँ पे 40,000 में से हमें 4 प्राप्त हुआ। अंश में 108 है 2 बार तो 4 गुणे 108 गुणे 108 ऋण 40,000। पूरा गुणा कर लीजिए 4 का, नोटबुक और पेन निकालिएगा और गुणा खुद से करना है। आपको 20 सेकेंड का समय मिलता है। तो ये गुणा है 46,656 माइनस 40,000। तो ये बराबर हो जाएगा 6,656। सैयद भाई को प्राप्त लाभ यानी 40,000 निवेश करने के बाद 2 सालों के पश्चात सैयद भाई को 6,656 रुपए मिलते हैं। अब प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ वो ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटे कुल राशि गुणे 100। तो लाभ है 6,656 बटे 40,000 गुणे 100। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 16.64%। ये गणनाएं आप स्वयं करेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 6,656 बटे 40 होगा। 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 6 में भाग दिया 4 से तो 1 मिनट पेन लेते हैं फिर ये गणना करते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ पेन मिला मुझे, थोड़ी समस्या हो रही है। ये 0 से 0 कट गया, दूसरे 0 से 0। अब यहाँ पर 6,656 है बटे भागे 4 करेंगे, 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4। अब
6 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा? 2। 6 उतार लीजिए, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 4 छक्के 24। 6 में से 4 घटा लीजिए, फिर यहाँ पर आ गया 2, 5, फिर 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। तो इस तरह से भाजन संक्रिया पूरी करते हैं और हमें प्रतिशत मिलता है 16.64%। तो ये अर्थात सैयद भाई को 16.64% लाभ हुआ। अब श्री फर्नांडिस द्वारा इस पेज का सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। श्री फर्नांडिस द्वारा म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश 1,20,000 रुपए था। अब निवेश से प्राप्त राशि 1,92,000 रुपए है। तो ये कितने प्रतिशत है ये ज्ञात करेंगे। लाभ हो जाएगा 1,92,000 माइनस 1,20,000 बराबर हो जाएगा 72,000 रुपए। तो प्रतिशत लाभ होगा 72,000 बटे 1,20,000 गुणे 100। तो ये हो गया 60%। अब देखते हैं, सैयद भाई को 16.64% लाभ हुआ था और श्री फर्नांडिस को 60% लाभ हुआ है। तो ये श्री फर्नांडिस को अधिक लाभ हुआ, ये हम स्पष्ट समझ सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा श्री फर्नांडिस का निवेश अधिक लाभदायी होगा। यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, समीरा ने अपनी कुल आय में से 3% आय सामाजिक कार्य के लिए दिए और 90% आय खर्च किए। उसके पास 1750 रुपए शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। माना कि समीरा की मासिक आय x रुपए है। तो यहाँ पर भी प्रश्न में हम देखते हैं क्या क्या दिया है। समीरा ने अपनी मासिक आय में से 3% और 90% खर्च किया। 3% सामाजिक कार्य के लिए और 90% अन्य कार्यों के लिए खर्च किया, और खर्च करने के बाद लास्ट में उसे 1,750 रुपए बचा लिए। तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो मासिक आय को हम x मान लेते हैं। सामाजिक कार्य के लिए दी गई राशि बराबर है मासिक आय का 3%। तो x का 3% हो जाएगा। हमें प्राप्त होता है x गुणे 3/100 बराबर 3x बटे 100। तो खर्च की गई राशि जो है वो मासिक आय का 90% है। तो ये हो जाएगा x का 90%। तो x गुणे 90/100 बराबर 90x बटे 100। अब बचत है 1,750 रुपए। तो मासिक आय बराबर सूत्र जैसा कि हम जानते हैं, पिछले सवाल में भी हमने देखा, मासिक आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो कुल खर्च है 3x बटे 100 प्लस 90x बटे 100, ये कुल खर्च है, प्लस बचत है 1,750 रुपए।
तो पूरा जोड़ देंगे। अब 90 + 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 93x/100 प्लस 1750। तो ये पक्षांतर कर लेंगे तो हमें समीकरण मिलता है x माइनस 93x/100 बराबर 1750। तो इस पेज पर इतना ही, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं और समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। x माइनस 93x/100 बराबर 1750 हमें प्राप्त हुआ था। तो 100 का x में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 93x/100 बराबर 1750। 100 में से 93 घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7x/100 बराबर 1750। 7x बराबर 1750 गुणे 100। 7 का पक्षांतर करेंगे तो बाएं पक्ष में 7 का गुणा हुआ है, जब दाहिने पक्ष में आ जाएगा 7 तो उसका भाग हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 1750 गुणे 100/7। 7 का भाग दीजिए तो हमें प्राप्त होता है 1750 में 7 का भाग देंगे तो 250 गुणे 100/1। 250 का 100 में गुणा करेंगे तो x बराबर होता है 25,000। अर्थात समीरा की मासिक आय 25,000 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 6.1 के सारे सवाल यहाँ पर खत्म हो गए हैं। धीरज सर, में बच्चों आज की इस कक्षा में हमने प्रश्न संग्रह 6.1 के 5 प्रश्न पूरे किए। आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर खत्म होती है।